हेलो। हमारा कोर्स है अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि एज जो है अपना एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करती है, ठीक है। उसकी कुछ फीस होती है और इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इसकी ट्यूशन को प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छा चार्ज करते हैं, ठीक है। साथ में और यहाँ पर मेरा पढ़ाने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं हैं और उसके बाद ईज करना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जो कि एटलीस्ट उन लोगों तक तो पहुँचे जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है या इस कोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। चैप्टर सेम है, न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। टॉपिक है हमारा स्पेशल न्यूट्रिशन कंसिडरेशन। स्पेशल न्यूट्रिशन कंसिडरेशन का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्लाइंट क्या है, मतलब एक तरह से जैसे बोलते हैं मॉडिफाइड न्यूट्रिशन या मॉडिफिकेशन, किसमें? न्यूट्रिशन में। जिस तरह का क्लाइंट्स होगा उस हिसाब से उसका न्यूट्रिशन होगा। तो सबसे पहले इसमें है ओबीस क्लाइंट। ओबीस क्लाइंट क्या होते हैं? ओबीस क्लाइंट वो क्लाइंट होते हैं जिनका बीएमआई क्या होता है? 40 से ज्यादा होता है। बीएमआई क्या है? एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे क्या निकलता है? आपका आइडियल वेट निकलता है, ठीक है। अगर आपका बीएमआई 40 से ऊपर है तो आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, बीएमआई क्यों है, सॉरी ओबीस क्यों है ये लोग? ओबीस इसलिए है क्योंकि इनका जो है कैलोरिक इंटेक जो है वो काफी ज्यादा है और कैलोरिक एक्सपेंडिचर जो है वो काफी कम है, यानी कि कैलोरिक इंटेक और कैलोरिक एक्सपेंडिचर में इम्बैलेंसेस है। कैलोरिक एक्सपेंडिचर क्यों कम है? क्योंकि इन लोगों का लाइफस्टाइल जो होगा वो सेडेंट्री होगा, ज्यादा होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि इन लोगों का कैलोरिक इंटेक जो है वो डिक्रीज किया जाना चाहिए या कम होना चाहिए और कैलोरिक एक्सपेंडिचर को इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी कि इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे? एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी से। जिससे क्या होगा? एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा? बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होगा वो लिफ्ट होगा, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? डाइटरी चेंज। किसमें? डाइट में मॉडिफिकेशन करके, लाइफस्टाइल चेंज। थर्ड है मेडिकेशन और सर्जरी, ठीक है। बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं जो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होती है और सर्जरी भी एक क्या है? एक ट्रीटमेंट का तरीका है। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उतने मतलब ईटिंग हैबिट्स को इंप्रूव करने के बाद भी वेट को कट डाउन नहीं कर पाते हैं या उतना सक्सेसफुल नहीं होते। तो उन लोगों के लिए क्या है, वो अगर वेट लॉस मेडिकेशन जो है उसको एक्सरसाइज के साथ में इनकॉर्पोरेट करें या एड ऑन करें, वो काफी हद तक ज्यादा बेनिफिशियल होगी। किसके अलग बजाय जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक होता है हाइपरटेंशन होता है जिसमें ब्लड प्रेशर जो होगा हायर लेवल पे होगा, एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होगा? ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये लगभग दुनिया में लीडिंग कॉज है किसका? स्ट्रोक का। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसका ट्रीटमेंट बहुत सारी मेडिकेशंस है ब्लड प्रेशर की, जिसमें कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, कुछ बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, उस तरह के सब्सटेंस यूज करते हैं। साथ में न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी। नंबर 1 क्या था? मेडिकेशन, किसकी? ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन। दूसरा था न्यूट्रिशन, या आप इसे ईटिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं, ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं। और तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी। मेडिकेशन, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी भी लगभग इसको, इन तीनों से भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। किसको? हाइपरटेंशन को। बहुत सारी स्टडी शो करती है डैश
डैश क्या है? डैश का मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें क्या है, इसमें बताया, ये एम्फेसाइज करता है, डैश जो है ये एम्फेसाइज करता है ईटिंग प्लान जो होगा उसमें। ईटिंग प्लान में क्या है? ईटिंग प्लान का मतलब है इसमें जो होगा लो क्या होगा? लो कैलोरी होगी, किससे? सैचुरेटेड फैट से और कोलेस्ट्रॉल और टोटल फैट से। मतलब इनकी जो टोटल कैलोरी का जो ये पार्ट होगा जो सैचुरेटेड फैट से या कोलेस्ट्रॉल देता है या टोटल फैट देता है या फैट से मिलती है, वो काफी हद तक कम होनी चाहिए। फोकस किस पे होना चाहिए? फोकस होना चाहिए वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे, होल ग्रेन पे, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स पे, फिश और नट्स। ईटिंग प्लान में ये शामिल है, फोकस वेजिटेबल और फ्रूट्स पे होना चाहिए। डाइट में सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और टोटल फैट को काफी हद तक कम करना चाहिए, और साथ में सोडियम इंटेक यानी कि सॉल्ट को भी काफी हद तक रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं? रिड्यूस करके ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। हमारी बॉडी कार्ब्स को ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में, ठीक है, या आप इसे ब्लड शुगर भी बोल सकते हैं। जब भी ब्लड शुगर का लेवल जो होता है ब्लड स्ट्रीम में काफी ज्यादा होता है, उसको उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल रेज होता है तो इसको रिस्पॉन्ड कौन करता है? इसको रिस्पॉन्ड करता है आपका पेनक्रियाज में बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या जनरेट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कौन प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाज में बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने बताया जब हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है रेज होता है यानी कि हाई हो जाता है, तो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या करता है? वो इस रेज्ड ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? मैनेज करता है, या आप ऐसा बोल सकते हो ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है, ठीक है। इसमें डायबिटीज दो तरह की है। नंबर 1 है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? ये क्रोनिक कंडीशन है जिसमें पेनक्रियाज जो होते हैं वो इंसुलिन को या तो लगभग कम या बहुत कम या बिल्कुल इंसुलिन को सिक्रीट नहीं करते हैं। पहली कंडीशन में क्या था? मैंने बताया था जैसे ब्लड शुगर लेवल रेज होता है पेनक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये क्या करता है? ये बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? यहाँ पर जो आपके पेनक्रियाज में बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देते हैं, या सिक्रीशन जो होता है उसका या तो लगभग ना के बराबर होता है या बिल्कुल ही बंद हो जाता है। दूसरी कंडीशन है डायबिटीज की, वो है टाइप 2 डायबिटीज। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में भी यही होता है कि इंसुलिन सिक्रीशन जो होता है वो लगभग अनसफिशिएंट होता है, ये ना के बराबर होता है। और दूसरा जो होता है, अगर इंसुलिन सिक्रीशन होता भी है तो जो सेल्स होते हैं बॉडी में जो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन का मतलब होता है एक मैसेंजर है। वो क्या करता है? वो बॉडी को बताता है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेज हो गया है, ठीक है। उसके बाद ब्लड में इसके बाद बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वहां से ग्लूकोज को हटाते हैं, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है? सेकंड कंडीशन में बॉडी जो होती है, जो इंसुलिन सिक्रीशन होता है वो या तो लगभग कम होता है या उसको सेल्स जो होते हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। किसको रिस्पॉन्ड नहीं करते? इंसुलिन को। जब इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा? ब्लड शुगर मैनेजेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बताता हूं। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? ये क्रोनिक कंडीशन है जिसमें कि बॉडी जो होती है, बॉडी में
जो आपका बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है उसको रिस्पॉन्ड करने का काम होता है पेनक्रियास के बीटा सेल्स का, जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक मैसेंजर है या एक हार्मोन है जो क्या करता है, बॉडी में बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, जो बॉडी है वो इंसुलिन सिक्रीशन जो होता है वो लगभग बंद हो जाता है या बहुत अनसफिशिएंट होता है। सेकेंड कंडीशन में क्या है, सेकेंड कंडीशन में भी इंसुलिन सिक्रीशन जो होता है अनसफिशिएंट होता है। अगर इंसुलिन सिक्रीशन होता भी है तो बॉडी की जो सेल्स हैं वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। किसको रिस्पॉन्ड नहीं करते? इंसुलिन को। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है बैलेंस न्यूट्रिशन इनटेक, एक्सरसाइज, इंसुलिन और कुछ ऑरल मेडिकेशंस भी आती हैं जिन्हें अदर मेडिकेशन, जो किसमें शामिल होगी? अदर मेडिकेशंस में। एक डायबिटीज पेशेंट्स को लगभग 5 से 6 इक्वल साइज्ड मील लेने चाहिए दिन में। किस लिए? वो क्या इंश्योर करेगा? वो इंश्योर करेगा आपका हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज जो होती है ये डेवलप कैसे होती है? ये डेवलप होती है एथेरोस्क्लेरोसिस से। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये आपका आर्टरीज है। आर्टरीज क्या होता है? ये एक चैनल है किस चीज का? सर्कुलेशन का। इस चैनल में क्या होता है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये प्लाक की तरह जम जाता है। ठीक है, अब ये प्लाक की तरह जमने से क्या होता है? ये जो स्पेस होता है ये काफी हद तक नैरो हो जाता है। ठीक है, जब ये स्पेस नैरो हो जाएगा तो क्या होगा? हार्ट तक जो होगा ब्लड फ्लो क्या होगा? वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस में ये जो आर्टरी है, आर्टरी में ये प्लाक जमा हो जाता है। प्लाक किसका होता है? ये कोलेस्ट्रॉल का या एलडीएल होता है इसमें, जो क्या करता है? ये स्पेस को नैरो कर देता है। अब जब ये स्पेस नैरो हो जाएगा, ये सर्कुलेशन का चैनल नैरो हो जाएगा, तो आपका हार्ट तक जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? काफी हद तक लिमिट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या डेवलप करता है? वो एक तरह से अंजीना डेवलप करता है जिसे बोलते हैं चेस्ट पेन या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिससे क्या हो सकता है? स्ट्रोक भी हो सकता है। इसका मेन कल्प्रिट क्या है? मैंने बताया इसका मेन कल्प्रिट है एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल ही क्या होता है? ये प्लाक की तरह जमा हो जाता है और जो स्पेस को काफी हद तक नैरो कर देता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना। ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें आपकी जो डाइट होगी वो किसमें, डाइट में क्या, किसको ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए? फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, होल ग्रेन फूड को, हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड किस लिए जरूरी है? ये आपके डाइजेशन और हेल्थ में काफी हद तक क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। लगभग फिश हफ्ते में 2 दिन, सैचुरेटेड फैट लगभग टोटल कैलोरी का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेफरेबली 7%। सपोज एक पर्सन अगर 2000 कैलोरी दिन का ले रहा है तो लगभग 200 या 140 कैलोरी जो होगी वो किससे, 140 कैलोरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे? जो कि आपको सैचुरेटेड फैट से मिल रही है। सोडियम इंटेक लगभग 2.3 ग्राम यानी कि लगभग 2300 mg या ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सोडियम क्या करता है? सोडियम आपके बॉडी में वाटर रिटेन करता है, जिससे क्या होता है? आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। वो भी काफी हद तक हार्ट पे क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये सारा था हार्ट डिजीज का। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है वीकनिंग ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स का वीक होना। इसकी वजह से क्या हो सकता है? हिप और स्पाइन फ्रैक्चर। जो लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उसमें 50% वुमेन, 20% मैन अपनी लाइफ में कम से कम एक बार
ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर को जरूर एक्सपीरियंस करते हैं। इसकी न्यूट्रिशन थेरेपी क्या है? न्यूट्रिशन थेरेपी है एडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी क्या इनटेक जो है वो क्या इंश्योर करता है? वो आपका इंश्योर करता है बीएमडी। बीएमडी का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी, और ये काफी हद तक क्या करता है? कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। यानी कि विटामिन डी ही बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है। विटामिन के भी लगभग काफी हद तक डिक्रीज करता है किसको? फ्रैक्चर रिस्क को। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या लाइफस्टाइल जिनका सेडेंटरी है या इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, उन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं।